नहीं जी, हमने लास्ट टाइम जो गुफ्तगू स्टार्ट की थी उसमें हमने ये कहा था कि हम मेंडेलियन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर हमारी बात आएगी एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट आप बात कर लीजिए, क्योंकि बात वही है कि जो चीज़ें मेंडल को दूर दूर तक भी नहीं पता थी, अब हम वो इस वक्त जो है वो अपनी स्टडी में लेकर आने लगे हैं। इसमें दो सिचुएशंस हैं जो हमने आज डील करनी है। नंबर वन जो सिचुएशन हम इसमें आज डील करेंगे वो है कि वन जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप, मोर देन वन फिनोटाइप। अब जो है वो इसमें दो सिचुएशंस आएंगी। ये जो पहला केस मैं बना रहा हूँ इसमें हम दो सिचुएशंस पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो हमने पढ़नी है इसमें वो है कि मैनी जीन्स कंट्रोलिंग ओनली सिंगल जीनोटाइप, सिंगल फिनोटाइप, सॉरी। ये भी एक केस होगा जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां से जो हमें समझ आती है बात वो ये है कि बात मेंडेलियन जेनेटिक्स से काफी आगे जा चुकी है। मेंडेलियन जेनेटिक्स से आगे कैसे जा चुकी है कि मेंडल को तो ये अंदाजा ही नहीं था कि एक जीन दो फिनोटाइप्स पे असरअंदाज हो सकता है, या एक फिनोटाइप कई जीन से कंट्रोल हो सकती है। ये बात दूर दूर तक मेंडल के जहन में नहीं थी। उसके अलावा एक और इसी की सब टाइप में वन जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप, इसी की एक और टाइप जो है वो आती है कि जिसमें हम पढ़ते हैं कि मोर देन टू एलील्स फॉर सिंगल फिनोटाइप, टू एलील्स फॉर अ सिंगल फिनोटाइप। अब ये जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ देखेंगे कि ये जो दो कंडीशंस हमने बनाई हैं, ये जो दो हमने जेनेटिक्स की एक्सटेंशन बनाई हैं, ये इनको हम यहाँ अप्लाई जो है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेटा मेंडेलियन इनहेरिटेंस से आगे यूं कह लीजिए कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उससे आगे जो हमारा अब आगे गुफ्तगू आने लगी है वो है कि यहाँ पर पहले आपकी तमाम चीजों में चीज है वो है कि जी व्हाट इज द डोमिनेंस एंड व्हाट इज द रिसेसिवनेस, या आप यूं कह लीजिए कि डोमिनेंस वर्सेस रिसेसिव, ये दो चीजें क्या हैं। इनमें सबसे पहले तो हम इनको देखते हैं फिनोटिपिकली। फिनोटिपिकली क्या है? फिनोटिपिकली जो डोमिनेंस और रिसेसिव हैं उनमें बज़ाहिर जो मेंडल ने बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी। वो क्या थी कि व्हेन वन फिनोटाइप मास्क्स द अदर, वन फिनोटाइप मास्क्स द अदर, ये तो बात की थी मेंडल ने। लेकिन यहां पर जो बात जानना जरूरी है वो ये है कि जो डोमिनेंस है, क्योंकि हमें तो अब ये पता लग चुका है कि जो जीन है उसका काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है। मैं इस डीएनए को ओपन करता हूं, ये एक मेरे पास डीएनए का टुकड़ा है जो प्रोटीन बना रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डीएनए का ये टुकड़ा भी प्रोटीन बनाता है और उसका जो कंप्लीमेंट्री टुकड़ा है ये भी प्रोटीन बनाता है। देन व्हाट इज डोमिनेंस एंड व्हाट इज रिसेसिवनेस? जब दोनों ने बनानी ही प्रोटीन है तो फिर डोमिनेंस और रिसेसिवनेस क्या हुआ? तो फिर वो क्या चीज है जो कुछ जीन्स को या कुछ किसी डीएनए को डोमिनेंट बना रही है और किसी डीएनए को रिसेसिव बना रही है? वो क्या चीज है? काम दोनों का सेम है, दोनों ने फिनोटाइप शो करनी है, दोनों जो है वो प्रोटीन बना सकते हैं। तो फिर डोमिनेंस और रिसेसिवनेस क्या है? एंड आई एम 100% श्योर कि बहुत से मामलात में आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं होगा कि कोई भी जीन डोमिनेंट कब हो सकता है। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखिए कि देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन जीन्स। जीन्स के दरमियान में कंपटीशन नहीं है, ठीक है। यानी आप यूं कह लीजिए कि आपको, अगर आप में से कोई ये सोचता है कि दो जीन्स एक दूसरे से मुकाबला करते हैं अपनी प्रोटीन या अपनी फिनोटाइप शो करने के लिए, तो इस बात की कोई हकीकत नहीं है। जिस तरह मैंने अभी पीछे डायग्राम बनाई थी, एक डीएनए अलग प्रोटीन बना रहा है, दूसरा डीएनए अलग प्रोटीन बना रहा है, दोनों में आपस में किसी किस्म का कोई भी कंपटीशन, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। क्योंकि कंपटीशन होगा तो इंटरेक्शन होगा, ठीक है।
कंपटीशन है तो इंटरेक्शन है। यहां पर अब इस बात को समझ लीजिए कि देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। चले जी, यहां ये बात हमने एस्टेब्लिश कर ली। देन व्हाट इज डोमिनेंस? अगर कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है तो डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस ये होता है जब व्हेन फ्रॉम द पेयर ऑफ एलील्स, फ्रॉम द पेयर ऑफ एलील्स वन जीन, या इसको आप लिख लेंगे वन एलील creates the correct protein while other does not। जब दोनों जो पेयर ऑफ एलील है उसमें एक जो है वो सही प्रोटीन बनाए, इसको मैं जरा सही करके लिख दूं, एक मिनट रुकिएगा। जब एक जो है वो सही प्रोटीन बनाए और दूसरा ये काम करने में नाकाम रहे, while other cannot, तो फिर ऐसी सूरत में जो सही प्रोटीन होगी वो प्रोटीन जो है वही काम करेगी। यानी इसका क्या मतलब हुआ? अब यहां पर एक बड़ी चौंका देने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डीएनए का सेगमेंट है और एक ये डीएनए का सेगमेंट है, मैं कहता हूं जी ये जो डीएनए का सेगमेंट है ये डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे जो है वो इसमें ऐसी कोडिंग है कि ये जो है ये आपकी बॉडी की प्रॉपर करेक्ट प्रोटीन बना रहा है, जबकि दूसरा जो सेगमेंट है वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना रहा। इसका मतलब है ट्रांसलेशन दोनों की हो रही है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? दूसरा जीन प्रोटीन नहीं बनाता, नहीं, गलत बात है। दूसरा जीन प्रोटीन बनाता है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि दूसरा जीन शायद प्रोटीन ना बनाए। ये भी कोई एस्टेब्लिश नहीं है, ये हर केस का रूल नहीं है कि हर दफा जो है वो प्रोटीन बनेगी। लेकिन ये जरूरी है इस बात को समझना कि अगर हम ये, हमारे पास ये महदूद कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि जो जीन है अगर वो रिसेसिव है तो वो प्रोटीन बनाएगा ही नहीं। ये गलत कॉन्सेप्ट है, वो प्रोटीन बनाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी कि वो प्रोटीन बनाएगा जिसको आप कहते हैं फॉल्टी प्रोटीन, जिसको आप कहते हैं इनकरेक्ट प्रोटीन, और वो प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी के अंदर वर्किंग नहीं कर सकेगी। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए किसको, सीड शेप को ले लीजिए। यहां आपकी ही बुक से मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सीड शेप में एक है राउंड। राउंड में क्या होता है? राउंड में एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? अमाइलोपेक्टिन में। अब देखिए बेसिकली वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है अमाइलोपेक्टिन में, या इसको दूसरे अल्फाज में आप कह लीजिए कि वो अमाइलोज को अमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट करता है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होता है, और ब्रांच होने के साथ ही इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये इनसोल्यूबल हो जाता है। इनसोल्यूबल होने की सूरत में जरा गौर कीजिएगा, होता क्या है कि सीड ने, आपको पता है कि सीड ने वाटर सोकिंग करनी होती है। सीड ने वाटर सोकिंग करनी होती है। अगर सीड वाटर सोकिंग करे, ठीक है, नॉर्मल वाटर सोकिंग करे, और उसके बाद एक दफा सीड ने वाटर सोकिंग की और उसके बाद वो ड्राई हो गया, और ड्राई होने के बाद भी वो क्या रहा? राउंड रहा। तो इसका मतलब है कि जो अमाइलोपेक्टिन है उसने एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने दिया, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होकर ड्राई होगा तो सीड अपनी शेप खराब कर लेगा। इसको जरा एक और अंदाज से समझिए। आपके पास जो है वो अमाइलोज है, ठीक है। अमाइलोज जो है वो किस में मौजूद है? सीड के अंदर मौजूद है, सीड कोट में, सीड कोट में मौजूद है। अब ये अमाइलोज जो है इसको आपका कन्वर्ट करना जरूरी है किसमें? अमाइलोपेक्टिन में। ये जो अमाइलोपेक्टिन है इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए एंजाइम। ये एंजाइम जो है ये फॉल्टी आ जाता है। अगर ये एंजाइम फॉल्टी आएगा, इसका क्या मतलब है कि जो अमाइलोज है वो अमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अमाइलोपेक्टिन में, अब ये देखिए इसका क्या मतलब है कि एंजाइम आ रहा है, एंजाइम बना है, लेकिन उस एंजाइम की क्या चीज, उस एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो अमाइलोज को अमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या होता है? अमाइलोज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है कि अमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है किसी हद तक। अब क्या होगा कि जब सीड वाटर सोकिंग करेगा, सीड ने वाटर सोकिंग करनी है, सीड वाटर लेता है, वाटर लेने के बाद सीड जो है वो क्या हो जाता है?
वो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ज्यादा जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, सीड। जब सीड वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक फेज आता है कि सीड को ड्राई करना होता है। आपने कभी भी जो आपका मटर का जो एक फली होती है उसके अंदर आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि सीड गीला है, पहले से उसके अंदर वाटर भरा जाता है। जब उसको उस मटर की फली के अंदर प्लेस कर दिया जाता है तो उसके बाद वो सीड सूख जाता है। ये मैं बोने के बाद नहीं बात कर रहा कि आपने सीड बोया और उसमें वाटर सोक किया, नहीं, तब तो वो फटेगा ना, तब तो उसने क्यों ड्राई होना है, तब तो वो फटेगा। ये उससे पहले के वाटर की बात हो रही है, जब सीड बन रहा है। अब सीड बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं बना, तो उस वक्त वो वाटर सोकिंग करेगा, पानी लेगा। पानी जब वो अपने अंदर स्टोर करेगा, क्योंकि ये बात भी हकीकत है कि पानी का होना जरूरी है, पानी उसके अंदर होता है, ठीक है। पानी वो एब्जॉर्ब करेगा, वो जहां से भी करेगा, वो हमारा मसला नहीं फिलहाल। वो वाटर सोक करेगा, वाटर सोक कर लेने के बाद अगर तो उसने एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब किया, तो बाय द टाइम क्या होगा कि एक तो सीड हो जाएगा बड़ा। जब वो ओवर एब्जॉर्प्शन करेगा तो सीड जो है वो अपने साइज से बड़ा हो जाएगा, और बड़ा सीड जब ड्राई होगा तो क्या होगा, ये अब आप मेरी इस सवाल से आप गेस कर सकते हैं कि जब ये अपने साइज में ज्यादा वाटर लेगा और ज्यादा वाटर लेके अपने साइज में बड़ा होगा और उसके बाद ड्राई होगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, सिलवटें आ जाएंगी। ये ऐसे ही है कि आपने एक गुब्बारे में पानी भरा, जैसे जैसे भरते गए वो बड़ा होता गया, होता गया, होता गया। जब आप उसमें से पानी निकालेंगे तो उसके अंदर से वाटर जो है वो निकलेगा, तो उसके अंदर आहिस्ता 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 सिलवटें पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और वो सिलवटें जो हैं वो किस बात की निशानदेही करेंगी कि अब इसमें जो है वो पानी कम है। तो अब जरा एक लम्हे को ये एज्यूम कीजिए कि अगर जो सीड है वो पानी लेकर बड़ा होता है और उसके बाद उसके इर्द गिर्द बनती है फली, फली में वो सीड ड्राई होता है। अगर वो सीड ड्राई हो और उसके अंदर से पानी निकल जाए, तो वो जो उसका साइज था इतना बड़ा, वो वापस आना शुरू होगा। और वो सीड जब वापस आएगा तो वो रिंकली शेप हो जाएगा, उसके अंदर सिलवटें पड़ जाएंगी। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां आ रहा है बेटा, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंजाइम बना है, इंजाइम बना है। प्रॉब्लम क्या है कि वो जो एंजाइम है वो फॉल्टी है। इसकी एक एग्जांपल आपको दो जगह से मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जो आपकी बुक में एग्जांपल नहीं है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बेटा सबसे पहली बात तो ये है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड दो तीन डिजीजेज हैं जो कि अब आपको जो है वो देखनी है। सबसे पहली डिजीज है जिसको आप कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब ये सिकल सेल एनीमिया में आपको पता है कि जो बीटा चेन है उसके अंदर क्या होता है, उसका एक होता है ग्लूटामिक एसिड नाम का अमाइनो एसिड होता है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेलिन में। अब देखिए 571 अमाइनो एसिड, 571 अमाइनो एसिड में एक अमाइनो एसिड में चेंज आ गया तो प्रोटीन का बेड़ा गर्क हो गया, प्रोटीन सही नहीं बनी। प्रोटीन जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन सही नहीं है। अब हर प्रोटीन में जिसमें एक अमाइनो एसिड का चेंज आएगा वो खराब हो जाएगी। दिस इज अ बिट अनफेयर, अजीब सी बात लगती है कि अगर हर प्रोटीन में एक एक अमाइनो एसिड का चेंज आना शुरू हो गया तो फिर तो हमारी बॉडी में कोई एक प्रोटीन भी सही नहीं बनती। याद रखिए म्यूटेशन का एक रूल है, यहां से आपको बात भी पता लगेगी कि इफ द म्यूटेटेड अमाइनो एसिड is not at a critical position, amino acid is not at a critical position, then the mutation will be considered harmless at a critical position. याद रखिए, यहां पर अब मैं आप लोगों को जो है वो एक बड़ी ही पते की बात बताने लगा हूं, जो कि आप लोग सिकल सेल एनीमिया के हवाले से, ये मैंने इसी बुक में पढ़ी हुई है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो चार चेन्स होती हैं, दो अल्फा ऐसे, और उसके बाद जो है वो यहाँ दो बीटा चेन्स होती है। फॉर एग्जांपल इस तरह की शेप है, उसमें जिस जगह पर वो ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है वो जगह है जहां चारों चेन्स कंबाइन हो रही हैं। यहां का ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेलिन में। अब आप खुद सोचिए, ये वो पॉइंट है जो क्रिटिकल जॉइंट वाला पॉइंट है, यानी कि यहां पर जो प्रोटीन है वो ठीक नहीं बन रही, यहां पर जो प्रोटीन है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का चेंज आया है वो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर वो एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से, जैसे एज्यूम कर लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी सारी दीवार है, आप उसमें से एक ईंट हटा लेते हैं,
खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह से ईंट हटाएंगे जहां उसकी बेस होगी तो वो दीवार गिर जाएगी। बिल्कुल यही मिसाल घर की है। घर में आपने एक पूरा घर बनाया हुआ है, उस घर की दीवारों में से आप ईंटें जो हैं वो घर की दीवार आप हथौड़े मार मार के तोड़ते भी हैं, घर को फर्क नहीं पड़ता। आप वो काम करें जाके घर की बुनियादों में, जिनको पंजाबी में कहते हैं नींव में, आप घर की बुनियादों में जाके ये काम करें, देखें घर कैसे गिरता है। बेसिकली वो पॉइंट जहां पर जो प्रोटीन का क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे एंजाइम जो है वो अगर एक्टिव साइट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, दो चेन जिस जगह मिल रही हैं वहां कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब म्यूटेशन असर करती है, वरना म्यूटेशन असर नहीं करती। तो बिल्कुल ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम भी यही होता है कि ये एक खास जगह से म्यूटेट होती है, तो वो प्रोटीन पूरी की पूरी खराब हो जाती है और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो ठीक तरह नहीं बन सकते। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक और डिजीज है, उसका मैं आपको बता देता हूं, वो है थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया जो है उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये दो तरह की होती है। ये होती है अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। उसके बाद ये होती है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा में अल्फा के जीन खराब होते हैं, बीटा में बीटा के जीन खराब होते हैं। एक थैलेसीमिया माइनर होता है। थैलेसीमिया माइनर ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन बन रहा होता है, लेकिन कुछ सही बन रहा होता है, कुछ खराब बन रहा होता है, ठीक है, मतलब वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन ऐसा पर्सन जो है वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। अब यहां पर आप देखिए, इसका मतलब, सारी बातों का मतलब ये है, खास तौर पर एनीमिया में गौर करें कि अगर ये जीन बीमारी फैला रहा है तो हम कह सकते थे कि ये रिसेसिव है। ये रिसेसिव है तो ही गलत प्रोटीन बना रहा है ना ये, ठीक है। ये वाली जो प्रोटीन खराब हुई है, ये रिसेसिव थी तो ही ये जो है वो गलत प्रोटीन बना रही है ना। अब आइए असल बात के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो रिसेसिव है वो प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो प्रोटीन फॉल्टी होती है। आपको यहां पर अब आइए अगली कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके पास एक एलील डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो आपको इसकी प्रोटीन भी मिलेगी आपको ब्लड में, और आपको इसकी प्रोटीन भी मिलेगी ब्लड में। आपको अपने सेल्स के अंदर दोनों की प्रोटीन्स मिलेंगी। इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, बड़ी क्रिटिकल बात मैं करने लगा हूं। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ये दोनों कोडोमिनेंट होते हैं। कोडोमिनेंट से मुराद ये है कि दोनों अपनी अपनी फिनोटाइप शो करते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती, हमारे सामने अपीयर नहीं होती, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, मैं ये सारी बात आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझा रहा हूं। डोमिनेंस की मॉलिक्यूलर हकीकत मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जो डोमिनेंस होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाके वो नहीं रहती जो मेंडल ने बताई थी। मेंडल ने सिंपली बता दिया था कि एक एलील दूसरे को मास्क कर देता है, विच इज नॉट एग्जैक्टली द केस। भाई वो प्रोटीन बना रहा है। यहां से अब आपको एक और बात पता लग जानी चाहिए, जो डीएनए होता है उसमें अगर आपके डीएनए के दो सेगमेंट्स हैं, आप जो दो जो है वो चेन्स हैं, ये दोनों चेन्स जो हैं ये क्या करती हैं, दोनों चेन्स जो हैं वो जीन्स कहलाती हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या इसको एक मिनट, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसको यहां पर एक लम्हे को छोड़िए। जीन्स जो हैं, ये बात तय है कि जीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों, एक क्रोमोसोम का ये पार्ट और इसी के होमोलॉगस का दूसरा पार्ट, फॉर एग्जांपल ये इसका होमोलॉग है, ठीक है, ये होमोलॉग है, ये दूसरा पार्ट है, ये टर्न ऑफ नहीं होता। एज्यूम कर लीजिए कि ये रिसेसिव है, इसको टर्न ऑफ नहीं किया जाता, बल्कि इन दोनों को वर्किंग कंडीशन में रखा जाता है, और दोनों वर्किंग कंडीशन में होते हुए क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। हाँ, जिसकी प्रोटीन हमारी बॉडी से मेल खाती है वो हमारी बॉडी रिसीव कर लेती है, वर्किंग कंडीशन में ले आती है। जिसकी प्रोटीन हमारी बॉडी के लिहाज से ठीक नहीं है, वो हमारी बॉडी उसके लिए वर्किंग नहीं करती। एक मिसाल और दूंगा, फिर सवाल लेता हूं। बेटा यहां पर एक चीज और लिखी हुई है कि इफ द केस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर आपके पास जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट जो है, वो आपके पास जीन्स की वो जीनोटाइप आई हुई है जो होमोजाइगस डोमिनेंट। अब जरा एज्यूम कीजिएगा, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन से क्या मुराद है कि वो प्रोटीन होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से ज्यादा होगी।
इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों एलील मिलकर काम करते हैं, एक एलील टर्न ऑफ नहीं होता। देखिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में क्या होता है, एक एलील डोमिनेंट होता है ना। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में जो एक एलील ए है ये भी प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, लेकिन जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसमें ए और ए दोनों बनाएंगे। यानी यहां पर जो कंसंट्रेशन है प्रोटीन की वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की निस्बत ज्यादा होगी, यानी कि वो ज्यादा वर्किंग करेगा। और जब वो ज्यादा वर्किंग करेगा तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि वहां प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दोनों एलील वर्किंग कर रहे होंगे। यहां ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है, यहां पर प्रोटीन कम होगी। और तीसरे केस में प्रोटीन बनेगी यानी होमोजाइगस रिसेसिव में, मगर वो फॉल्टी होगी। जी बेटा, आपका क्वेश्चन है तो जल्दी से बताइए। जी बेटा। हम्म। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आप, मैं अब आपको बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आगे जाके कवर होनी थी, चलें आपने सवाल कर दिया, इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं। डोमिनेंट का हमेशा मतलब दो तरह से लिए जाता है, ठीक है। हम आमतौर पर डोमिनेंट का मतलब लेते हैं ना, ठीक है। नंबर वन, डोमिनेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा जो है वो एलील जो कि नॉर्मल वर्किंग करे, मतलब ह्यूमन बॉडी की फेवर में वर्किंग करे, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग करने वाला। एक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि डोमिनेंट वो है जो अबंडेंट होगा किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी पॉपुलेशन में अबंडेंट होगा। बेटा हंसा किधर गई है? समीना बेटा उसको मैसेज करें, क्लास बीच में छोड़ के क्यों चले जाते हैं? जी। अब ये गलत कॉन्सेप्ट है। हर जो डोमिनेंट एलील है वो नॉर्मल वर्किंग नहीं होती, बल्कि बहुत से ऐसे डोमिनेंट एलील हैं जो अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो डिजीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो तरह की एग्जांपल मैं अब आपको देने लगा हूं। एक है जो कि हाइपोफॉस्फेटिमिक रिकेट है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आपकी एफएससी से। जो हाइपोफॉस्फेटिमिक रिकेट्स है ना, ये कौन सी डिजीज होती है? इसमें हाइपो मींस लो, फॉस्फेट फॉस्फेट लेवल, ईमिक मतलब ब्लड, रिकेट्स ये वो है कि ऐसी जेनेटिक डिजीज है कि जिसमें ब्लड में फॉस्फेट लेवल जेनेटिकली कम होता है, लेकिन वो जो एलील होता है वो डोमिनेंट होता है। यानी अगर वो डोमिनेंट एलील हमारी बॉडी में आ जाए तो वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करेगा, ना कि नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है, एलील होता है जिसको आप कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो सिक्स फिंगर डिजीज कॉज करता है, जिसको आप कहते हैं पोलीडेक्टाइली, सिक्स फिंगर डिजीज, ठीक है। जी, पोलीडेक्टाइली। अब ये जो डिजीज है इसका भी जो एलील है वो डोमिनेंट है, इसका एलील भी डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है कि हर डोमिनेंट एलील का मतलब ये नहीं होता कि वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जो डोमिनेंट, वो जो रिसेसिवनेस है उस एलील की, वो आपके लिए रहमत हो। मैं इसको रहमत कह रहा हूं, लेकिन वो आपकी फेवर में हो, वो ह्यूमन की फेवर में हो, उसकी रिसेसिवनेस आपकी फेवर में हो, ठीक है। तो ऐसे केस में तो आप हमारा जो है, हमारी बॉडी के अंदर अगर उस एक स्पेसिफिक डिजीज का जीन रिसेसिव है तो इट इज अ ब्लेसिंग, इट इज नॉर्मेलिटी। तो इसलिए नॉर्मल होना डोमिनेंस से, प्रोटीन एक्सप्रेशन से डिफाइन नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, हम समझते हैं कि डोमिनेंट वो है जो कि किसी भी पॉपुलेशन में अबंडेंट है। तो ये जो पोलीडेक्टाइली है ये है डोमिनेंट, लेकिन इट इज अ वेरी रेयर एलील, वेरी रेयर एलील। अब देखिए, पोलीडेक्टाइली का एलील है, डोमिनेंट है, डिजीज कॉज करता है, लेकिन रेयर है, वरना हमें से आज सबके फिंगर सिक्स होते, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर रिसेसिव डिजीज कॉज करेगा या हर डोमिनेंट। हो सकता है, मेरे ज़हन में एकदम बात आई,
हो सकता है कि अगर नॉन रैंडम मेटिंग की आप बात करते हैं तो कुछ 6 फिंगर्स वाले, एज्यूम करें केस बनाते हैं, 6 फिंगर्स वाले एक साइड पे होके अपनी पॉपुलेशन अलग बनाते हैं और आपस में शादियां करते हैं, नॉन रैंडम मेटिंग होती है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि एवोल्यूशन उनकी इस, अगर नेचुरल सिलेक्शन फेवर करती है, हम यहाँ पर अपना फिलहाल जो है वो थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, फिलहाल उसको थोड़ा सा साइड पे करके ये सोचते हैं कि अगर एवोल्यूशन फेवर करती है तो क्या होगा कि हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन उनकी 6 फिंगर्स को फेवर कर दे, और इन फ्यूचर वो जो खास तरह के 6 फिंगर्स वाले लोग हैं वो एक नए ट्रेंड के साथ सामने आए कि ये 6 फिंगर्स वाले लोग हैं, ये शायद हो सकता है, अल्लाह ताला की मर्जी है ना। ये बात वही आ जाती है कि आखिरकार हम मुसलमान तो यही कहते हैं ना, अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन हो सकता है कि ये लोग ज्यादा एफिशिएंट, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया है हमें, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी है, हो सकता है अल्लाह ताला किसी टाइम पे आगे किसी को डोमिनेट कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो रेयर फॉर्म जो है, अब ये पॉलीडेक्टाइली को डिजीज कहना भी थोड़ा सा इस लिहाज से कि अगर नेचुरल सिलेक्शन इसको फेवर कर देती है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, तो हो सकता है ये डिजीज ना हो, ये एक नॉर्मल ट्रेड बन जाए, ठीक है। तो बेसिकली डोमिनेंस का हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट है कि वो अबंडेंट होगा, ये भी गलत है, और नॉर्मल वर्किंग करेगा हमेशा, ये भी गलत है जी। एनी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं, मैंने ऐसा केस नहीं पढ़ा। सदफ, आपने बनाई थी बेटा इसके ऊपर असाइनमेंट, कोई आप इसका आंसर कर सकती हैं? हम्म। अच्छा, अब सुनिए, पता क्या है एनी, एक तो बात यह है कि डोमिनेंट जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा प्रोपेगेट होगा, वो उस एक खास फैमिली में जरूर प्रोपेगेट होगा। हम जब भी एवोल्यूशन की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो हम उस पूरी पॉपुलेशन के लेवल के ऊपर किसी भी अबंडेंट एलील की बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल के ऊपर। तो अगर ये एक रेयर एलील है और ये एक फैमिली में चल रहा है, हाँ, ये हो सकता है कि रैंडम मेटिंग के नतीजे में दूसरी फैमिलीज में भी जाए, और ऐसा है कि हम सब ने अपनी जिंदगी में 2 3 या 4 6 फिंगर्स वाले लोग देखे होते हैं। मैं खुद इस बात का विटनेस हूं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा है कि ये इतना जरूर है, इतना आम जरूर है कि हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पर्सन देख लेते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये हर फैमिली में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये आपको दिखेगा ही नहीं। मतलब ये आम जो ट्रेंड है उससे उसकी निस्बत रेयर है, लेकिन ये जो है वो अब ये एग्जिस्ट करता है। और वो जो दूसरी बात आप कर रही हैं कि डोमिनेंट होने के बावजूद ये छुपा लिया जाता है, उसका रेफरेंस बुक जहां भी आप पढ़ रहे हैं वो मुझे सेंड करें, मैं वो देखूंगा, फिर मैं उसको कुछ डिफाइन कर सकूंगा, ठीक है। तो चलें, ठीक है, चलें ठीक है, ऐसा करते हैं ना, आप मुझे उसका पेज नंबर सेंड कीजिए, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। ले जी, यहाँ पे हमें जो है वो ये बात clear होती है कि जो डोमिनेंट, जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पर इन्होंने, जी 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 जरूर। हाँ जी, बिल्कुल।
सॉरी सॉरी, दोबारा बोलिए आखिरी जुमला। हम्म। आपकी बात से ना मुझे एक और बात याद आ रही है कि एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में ना, वो होती हैं एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस कंडीशन में सम टाइम ये एक्सेप्शंस मौजूद होती हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन आपकी फेवर में होती है। यानी ये आपके सवाल से भी रिलेटेड थोड़ी सी बात है, मुझे एकदम याद है। मैंने ये जो है वो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, वहां मैंने पढ़ा कि हेट्रोजाइगस सम टाइम आपको इतना फेवर करती है कि आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन इतनी बनती है जो आपके लिए जस्ट इनफ होती है, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। सम केसेस में हेट्रोजाइगस जो है वो इतना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है कि वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन को रोक देता है, नंबर वन। नंबर टू, इन सम केसेस हेट्रोजाइगस में जब तक दोनों एलील्स जो हैं वो वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक दोनों एलील्स होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं होंगे, वो ट्रेट सम टाइम शो नहीं होता। ये भी मैंने किसी जगह पढ़ा था। और ये समीना, आपके सवाल के बाद मेरे जहन में आया कि सम टाइम वो डू नॉट नीड अ प्रोटीन, या सम टाइम वी डू नॉट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हमें दोनों डोमिनेंट एलील नहीं चाहिए, तो उस केस में हमारे एवोल्यूशन, सॉरी, हमारे पेरेंट्स के जरिए जो इनहेरिट हो रहा है वो हेट्रोजाइगस पेयर लकीली हमें इनहेरिट हो जाता है, और हम जो है वो हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन बना लेती है। और सम टाइम हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो केस होता है कि इतनी प्रोटीन बनती है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं होती। तो अगर तो ऐसा है, जिसको मैं कंफर्म करूंगा, तो फिर जो है वो वाकई ये बात जो है वो आपकी ठीक होगी यानी। और समीना, इस हवाले से ये बात जहन में रखिए कि एक्सेप्शंस हर जगह हैं। आपको सम टाइम दोनों एलील्स चाहिए। जैसे अभी ये एक डिजीज के बारे में पढ़ा, आप ही के सवाल यूनिटी में मैं इसको जो है वो आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो टे सैक डिजीज है, जो कि आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ी हुई है, ये लाइसोसोमल डिजीज है। और लाइसोसोमल डिजीज में ये एक ऐसा एंजाइम नहीं बनता जो एक खास तरह के लिपिड्स को जो है वो सिंपल लिपिड्स में या वर्किंग लिपिड्स में चेंज करे। वो स्पेशल एंजाइम जो है वो नहीं बनता, ठीक है। और जब वर्किंग लिपिड्स नहीं बनते, सिंपल लिपिड्स नहीं बनते, तो इसके नतीजे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो मेंटल रिटार्डेशन है, न्यूरॉन्स की सही वर्किंग नहीं है, ठीक है। ये जो है वो कहलाती है टे सैक्स डिजीज, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैं टे सैक्स डिजीज की सिम्टम्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि कहाँ गया जी। डिजीज कैन नॉट मेटाबोलाइज सर्टन लिपिड्स बिकॉज अ क्रूशियल एंजाइम डज नॉट वर्क properly. As these lipids accumulate in brain cells, the child begins to suffer seizures, दौरे, ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पर इस एक डिजीज की, इस एक की वजह से ब्लाइंडनेस हो गई, डीजेनरेशन ऑफ मोटर एंड मेंटल परफॉर्मेंस, एंड डाइज विद इन अ फ्यू ईयर्स। मोटर मतलब ब्रेन से आने वाले मैकेनिज्म को वो सफर करता है, वो उसको जो है वो सही तरीके से वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाता। अब यहां से सुनिए, इसी से आगे वो कहता है कि टे सैक्स डिजीज, अगर जो एलील है वो हेट्रोजाइगस भी हैं, वो तब भी वर्किंग करेंगे। मतलब ये जीनोटाइप जो है, ये वाला भी पर्सन जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजारेगा, ये पर्सन भी नॉर्मल लाइफ गुजारेगा, और इसकी एज नॉर्मल लोगों की तरह ही होगी, ठीक है। ऐसे केस में इसका मतलब ये है कि चाहे एक, लेकिन लेकिन इसमें और इसमें दोनों में प्रोटीन लेवल का फर्क होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेप्शंस हर जगह है। बाज औकात कैपिटल टी स्मॉल टी एक जगह आ गए तो हमारे पास जस्ट इनफ प्रोटीन बन रही है हमें। अब देखें, इस केस में टे सैक्स डिजीज के केस में हमें दोनों डोमिनेंट हो जाए ना, तो हमारे लिए मोस्ट फेवरेबल है, बहुत अच्छी बात है, दोनों डोमिनेंट हो जाए। एक डोमिनेंट हो जाए तो जस्ट इनफ काम है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, काम चल जाता है एक डोमिनेंट होने के केस में। दोनों डोमिनेंट हो तो लकी, बहुत अच्छी बात है जनाब, वो बड़ा एफिशिएंट काम हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो तो वो फेवरेबल केस हो, ठीक है। तो एक्सेप्शन साइंस में हर जगह मौजूद हैं, और ये हरगिज जरूरी नहीं है कि जो हम जानते हैं वो कंप्लीट है, ठीक है।
तो इस हवाले से कॉन्सेप्ट की गुंजाइश ब्रॉड रखनी चाहिए। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से खत्म करें क्वेश्चन अपने, आगे चलें फिर। जी जरूर। हम्म। नहीं, मैं आप बेस प्रोटीन की इसको आप यूं कह लीजिए। जी जी बोलिए, आप बोलिए, क्वेश्चन पूरा कीजिए ताकि मैं सही ना समझ सकूं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक चीज होती है जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होती है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन ये होती है कि आपके पास कोई से दो जो हैं वो प्रोटीन, कोई से दो या तीन चेन्स मिलकर एक प्रोटीन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक चेन है और इसका स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नीचे ये दूसरी चेन है, ठीक है? ये ऐसे एज्यूम कर लीजिए, या फिर एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है जिसने वायरस को पकड़ना है या बैक्टीरिया को पकड़ना है वो इतना है, ठीक है? और नीचे जो है वो इसकी अल्टीमेट नीड है, यानी नीचे वो वाला स्ट्रक्चर है जो कि हर एंटीबॉडी में लाजमी है। अब ये जो है, यहां से मैं आपकी बात को लेकर चलता हूं, ठीक है? अब ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के दरमियान में ये वाली प्रोटीन और ये वाली प्रोटीन, इनके दरमियान में जो क्रूशियल पॉइंट है वो ये वाला। अगर इधर कोई चेंज आ जाता है, इधर कोई गड़बड़ आ जाती है, तो फिर ये प्रोटीन नॉन वर्किंग केस में जा सकती है। अब कीजिए अपना सवाल मजीद। जी जी बिल्कुल, ये सारी प्रोटीन्स का अपना अपना। हाँ ठीक। जी डेफिनेटली डेफिनेटली, इसका मतलब ये है कि जो म्यूटेशन हुई है वो अगर उस क्रिटिकल पॉइंट की हो गई है तब के केस खतरनाक हो सकता है। जी। सो यहां पर हमें पता लग गया कि डोमिनेंस और रिसेसिवनेस है उसका आपस में क्या ताल्लुक है, और ये हरगिज जरूरी नहीं है कि जो डोमिनेंस है वो हमेशा वो रिसेसिव के साथ जो है वो इंटरेक्शन करे या कुछ ऐसा हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि डोमिनेंस हमेशा हमारी फेवर में हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि डोमिनेंस का जो जीन है वो अबंडेंट हो, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका वाहिद कॉन्सेप्ट ये है कि डोमिनेंस, डोमिनेट वो करेगा जो दूसरे के इफेक्ट को, या जिसको आप कह लीजिए कि जो वो प्रोटीन बनाएगा जो आपकी बॉडी में अपनी फिनोटाइप शो कर दे। डोमिनेट असल में वो करता है जो अपनी फिनोटाइप शो कर देता है, वो एलील डोमिनेंट कहलाएगा। अब चाहे वो आपकी फेवर में है, चाहे वो आपकी फेवर में नहीं है, अगर वो अपनी फिनोटाइप शो कर रहा है देन इट इज डोमिनेंट, ठीक है? वो जो है वो फिर बाद में फिर उसके बाद हमें पता लग गया कि वो किस हद तक शो करता है और रिसेसिव का क्या रोल है। यहां से मुझे एक और बात याद आई जो कि शायद आप किसी ने पढ़ी हो, कि हमने अभी कहा कि दो होमोलॉग्स हैं, दो होमोलॉग्स हैं, और ये दोनों होमोलॉग्स जो हैं ये इन पे अगर ए और ए एलील्स हैं तो वो दोनों अपने आप को जो है वो कोडिंग कर रहे हैं। दिस इज नॉट द केस फॉर एवरी क्रोमोसोम। जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो सेक्स पेयर का पार्ट होता है, उसमें जब दो एक्स एक जो है वो ह्यूमन में आ जाते हैं, यानी एक फीमेल में आ जाते हैं, बात किसकी हो रही है? ओनली सेक्स पेयर की बात हो रही है। अगर दो आ जाते हैं तो एक को फौरी तौर पे टर्न ऑफ कर दिया जाता है, और इसको आप कहते हैं डोजेज कंपेंसेशन। इसको डोजेज कंपेंसेशन कहा जाता है। डोजेज कंपेंसेशन का क्या मतलब है कि जो ये जो क्रोमोसोम है ये इनफ है अकेला काम करने के लिए, अकेला काम करने के लिए ये इनफ है, ये अकेला काम करेगा, और दूसरे को टर्न ऑफ कर दिया जाता है, और इसको आप कहते हैं बार बॉडी, BARRBODY, इसको बार बॉडी कहा जाता है। ये वर्किंग नहीं कर रहा होता, ये टोटल ऑफ पड़ा होता है, तो इसको जो है वो बार बॉडी कहा जाता है। और ये बाकियों से डिफरेंट है। बाकी तमाम एक्स में पूरे पूरे दोनों क्रोमोसोम ऑन हैं, दोनों अपनी वर्किंग कर रहे हैं। यहां पे डोजेज कंपेंसेशन है कि भाई एक की डोज काफी है, दूसरे से काम नहीं कराना, एक ही डोज काफी है। हाँ, एक और सवाल पैदा होता है कि अगर एक का एलील रिसेसिव है तो दूसरे से काम करवाया जा सकता है? तो बेटा अर्ज ये है कि जी करवाया जा सकता है। वो मैकेनिज्म जिससे ये अंदाजा लगाया जाए कि कहां से प्रोटीन बननी है और कहां से नहीं बननी, ये अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता।
लेकिन इस बात का रेफरेंस अगर आपने लेना है तो आप बेंजामिन एपियर्स की जेनेटिक्स बुक देख सकते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि डोजेज कंपेंसेशन में क्रोमोसोम्स को कैसे स्कैन किया जाता है और किसकी वर्किंग रखी जाती है, वो बकायदा हमारी बॉडी में प्रोटीनिशियस मैकेनिज्म फॉलो होता है, और वो कैसे होता है उसकी कंप्लीट कंप्रीहेंशन अभी तक नहीं पता। हाँ, एक जो है वो 95% 98% तक ऑफ रखा जाता है अगर दूसरा नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल नहीं है, इसके कुछ एलील रिसेसिव हैं, तो नॉर्मल वर्किंग के लिए दूसरे से सहारा लिया जा सकता है, लेकिन जो ऑफ रहता है उसको बार बॉडी कहते हैं। तो ये तक होता है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा हो, दोनों होमोलॉग्स हमेशा कंप्लीटली वर्किंग हो। एक्स के केस में एक को ऑफ रखा जा सकता है। सो फ्रीक्वेंसी की वही बात है, पोलीडेक्टाइली के हवाले से बात यहां पर कर रहा है वो। इसके बाद जो है वो हमने कहा कि डोमिनेंस, ये सारा कुछ समझ लेने के बाद अब हम वापस आते हैं उन्हीं बातों के ऊपर कि सम टाइम सिंगल एलील कैन अफेक्ट मोर देन वन फिनोटाइप। अब इसमें जो है वो दो केसेस आ जाते हैं। एक जो है जिसको आप कहते हैं मोर देन वन फिनोटाइप, एक कहते हैं जिसको आप प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जो है वो एक ये है कि दूसरे पर असरअंदाज होना किसी न किसी तरीके से। प्लियोट्रॉपी का असल में मतलब ये है कि एक फिनोटाइप दूसरे पर डिपेंडेंट तो नहीं है, एक फिनोटाइप दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो एलील है वो दूसरे की फिनोटाइप के ऊपर किसी न किसी अंदाज से असर जरूर डाल रहा है। आप जो है वो, मैं इसके लिए थोड़ी सी हेल्प लूंगा बुक से, बुक से भी, और खास तौर पर जो एफएससी की बुक है उसमें भी बड़ी जबरदस्त एग्जांपल लिखी हुई है। यहाँ पर जो है वो इन्होंने जिन चीजों को मेंशन किया है वो है हेरिडिटरी डिजीजेस, सिस्टिक फिब्रोसिस और सिकल सेल जो डिजीजेस होती हैं उनका ताल्लुक प्लियोट्रॉपी से है। यानी एक एलील दूसरे को किसी न किसी अंदाज से इस तरह इफेक्ट कर रहा है कि वो दूसरे की फिनोटाइप को चेंज कर देता है। और इसमें जो है वो और मजीद अगर एग्जांपल्स हैं तो वो भी मैं देख लेता हूं, वरना हम इसको एफएससी की बुक से एग्जांपल निकाल लेंगे। हाँ, ये देखिए, गार्डन पी, द जीन दैट डिटरमिन्स फ्लावर कलर ऑल्सो अफेक्ट द कलर ऑफ कोटिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सीड। अब ये एक बड़ी हैरत की बात है। ये देखिए कि जो फ्लावर कलर जो है वो कर रहा होता है, वो आउटर सरफेस ऑफ सीड का कलर भी वो जो है उसके साथ साथ डिटरमिन कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जो गार्डन पी है जिसको मेंडल ने यूज किया, उसमें जो फ्लावर कलर का एलील है वो साथ साथ सीड कलर को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर एक एलील दूसरे एलील को इफेक्ट करे, लेकिन ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है कि एक एलील दूसरे पर डिपेंडेंट हो, लेकिन एक एलील दूसरे को इफेक्ट करे तो उसको आप कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है ये प्लियोट्रॉपी है। यानी एक से ज्यादा फिनोटाइप्स पे जस्ट एक इफेक्ट छोड़ देना वो एलील कहलाता है, वो प्लियोट्रॉपी कहलाता है। हाँ, सम टाइम वो इफेक्ट लीथल होता है और सम टाइम वो इफेक्ट जो है वो नॉन हैजर्डियस होता है, नॉर्मल सा होता है, उसमें कोई ऐसा जो है वो परेशानी की बात नहीं होती। ठीक है, जैसे जो आपका मेलानिन है, स्किन कलर है, वो आपके आईज कलर को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, इसी तरीके से जो जी, जो स्किन कलर है वो आईज कलर को भी इफेक्ट करती है। स्किन कलर का जो मेलानिन है वो आपके हेयर कलर को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब ये जो इफेक्ट है जिसमें ऐसी कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, वो भी हो सकती है प्लियोट्रॉपी, और ये भी हो सकता है कि ऐसा इफेक्ट हो कि वो फिर खास तौर पे सिस्टिक फिब्रोसिस में, मैं आपको बताऊंगा, सिस्टिक फिब्रोसिस में होता ये है कि जो एक चैनल होता है, जो एक आपको पता है कि चैनल है, प्रोटीन चैनल, वो एक जीन ने बनाना है। ठीक है, अब अगर वो जीन वो अपना काम नहीं कर रहा, तो जो चैनल है जिसने काम करना था वो नहीं बना और डिजीज कॉज हो गई। अब ऐसे केस में क्या, जैसे इसकी एक और एग्जांपल आपको दो, डायबिटीज कई वजह से होती है जेनेटिकल। उसकी एक वजह ये होती है कि जिस पोर के जरिए ग्लूकोज ने गुजर के सेल में जाना होता है वो पोर डिफेक्टेड हो जाता है। उस पोर को बनाने वाला, अब जाहिर है वो पोर क्या होगा, वो प्रोटीन चैनल होगा। वो जो प्रोटीन चैनल बनाने वाला जो खास तरह का पोर है वो डिफेक्टेड हो गया। अब ये प्लियोट्रॉपिक है। क्यों?
क्योंकि जो ग्लूकोज है वो उसमें से गुजर के जा रहा था। तो सम टाइम प्लियोट्रॉपी एक अच्छी खासी लीथल होती है और सम टाइम प्लियोट्रॉपी जो है उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। मैं आपको एक और बताता हूं, उसके बाद आपके सवालात लेता हूं। जो अगली है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस बहुत मखसूस तरह के कैरेक्टर्स के लिए बनाई गई है। ये टर्म बहुत मखसूस तरह के जो है वो कैरेक्टर्स के लिए बनाई गई है। एपिस्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग अपॉन। स्टैंडिंग अपॉन। स्टैंडिंग अपॉन का क्या मतलब है कि जब एक जो एलील है वो अपनी फिनोटाइप को दूसरे के जरिए शो करे। ठीक है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं एफएससी वाली, उसके बाद हम बुक की एग्जांपल पे आएंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट एंटीजन ने आकर ऐड होना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंटीजन कैसे ऐड होते हैं? फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ए एंटीजन है, ये आपके पास ए एंटीजन है, लेकिन ये उसका रिसेप्टर है। यानी ये ए एंटीजन तब तक रेड ब्लड सेल के ऊपर आकर अटैच नहीं होगा जब तक रिसेप्टर नहीं बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ए एंटीजन स्टैंड्स अपॉन द रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर कौन बनाता है? ये रिसेप्टर एक 19 नंबर क्रोमोसोम पे एक जीन होता है जिसको एच जीन कहते हैं, वो ये रिसेप्टर बनाता है। ठीक है, रिसेप्टर है, ये जब तक नहीं होगा तब तक आपको प्रॉपर फिनोटाइप शो नहीं होगी, विच मींस इट इज स्टैंडिंग अपॉन द फिनोटाइप ऑफ अदर। ठीक है, तो यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल ये बी है, ये बी एंटीजन है। ठीक है, अब जब तक इसका रिसेप्टर नहीं बनेगा प्रॉपरली तब तक ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। आप लोगों ने एक चीज जो है वो पढ़ी होगी बहुत अच्छे तरीके से, मैं उसको इतना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप में क्या होता है? बॉम्बे फिनोटाइप में जो आपका ब्लड होता है वो गोल्डनिश कलर का अपीयर होता है, और उसमें की वजह क्या है कि जो रिसेप्टर बनने थे वो नहीं बनते। आपके जीन्स फॉर एग्जांपल, आपके एलील्स हैं कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी। अब ये कौन से एंटीजन बनाएंगे? ये ए और बी दोनों एंटीजन बनाएंगे। प्रॉब्लम कहां आएगी कि जब ए और बी एंटीजन के नीचे रिसेप्टर नहीं बनेगा तो दोनों मौजूद होंगे लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। ऐसी सूरत में आप कहेंगे इट इज एन एपिस्टेटिक डिजीज। ये एपिस्टेटिक डिजीज है। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ प्लियोट्रॉपी एंड एपिस्टेसिस। प्लियोट्रॉपी में कोई किसी दूसरे की असल में एपिस्टेसिस में बकायदा स्टैंडिंग अपॉन है कि आप किसी एक एलील की बनाई हुई प्रोटीन के ऊपर खड़े हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने बॉम्बे फिनोटाइप बताई, अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा। लेकिन प्लियोट्रॉपी में ऐसा नहीं है। प्लियोट्रॉपी में दूसरा अंदाज है, डिपेंडेंस उसमें भी है, इफेक्ट उसमें भी है, इफेक्ट इसमें भी है, वर्किंग का अंदाज डिफरेंट है। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। क्लियर हो गया? जी। हम्म। जी। चेंजिंग नहीं लाएगा। फर्ज कर लें कि वो एक जीन जो है अपनी वर्किंग करता है, वो दूसरे जीन को उसकी वर्किंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन कुछ भी नहीं करती। इंसुलिन ग्लूकोज के चैनल को ओपन कर देती है, वो ग्लूकोज का चैनल जिससे ग्लूकोज ने गुजर के सेल के अंदर जाना है। इंसुलिन भी प्रोटीन, ग्लूकोज का चैनल भी प्रोटीन। ठीक है, अब इंसुलिन का जीन अपना काम कर रहा है, वो आके रिसेप्टर पे अटैच होने की कोशिश करता है, लेकिन रिसेप्टर ठीक नहीं बना, रिसेप्टर का जीन म्यूटेट हो गया। अब क्या हुआ? एक की वर्किंग को दूसरे की वर्किंग ने मुतासिर किया, नेगेटिवली या पॉजिटिवली वो एक अलग बात है, लेकिन जब एक ही वर्किंग दूसरे की वर्किंग को मुतासिर करेगी तो वो प्लियोट्रॉपी है। जी बेटा, और कोई सवाल? क्लियर हो गया प्लियोट्रॉपी? जी। जी जी, बोलिए बोलिए। यहाँ पे ना खास तौर पे असल में ना जो चीज समझने की है ना वो ये है कि एपिस्टेसिस बहुत महदूद कॉन्सेप्ट है।
सिर्फ उन कैरेक्टर्स के लिए जो रिसेप्टर बना के किसी और को अपने ऊपर जोड़ेंगे। जैसे यहां पर एक एग्जांपल और है कैम्बल की बुक में, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको वैसे मैं आपको बता देता हूँ। डॉग्स हैं, उनकी स्किन के कलर के लिए खास पिगमेंट्स डिजाइन होते हैं। वो पिगमेंट स्किन सेल में जाकर जुड़ते हैं। अब वो जो रिसेप्टर है जिसके ऊपर जाके उस पिगमेंट ने जुड़ना है, या जहां पर उस जाके पिगमेंट ने लगना है, वो जो नीचे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ना बने, तो वो जो पिगमेंट है वो पूरी बॉडी में तो जरूर घूमता रहेगा, लेकिन वो स्किन कलर शो नहीं कर सकेगा। ऐसी सूरत में इसको आप कहते हैं एपिस्टेसिस, कि ये जो खास किस्म की गोद बनी हुई थी जिसमें जाके पिगमेंट ने जुड़ना था, वो गोद ही नहीं बनी। तो एपिस्टेसिस का लिटरल मीनिंग स्टैंडिंग अपॉन ही है, कि कोई दूसरा जीन, उसकी फिनोटाइप किसी दूसरे जीन की फिनोटाइप पे इस तरह डिपेंडेंट हो कि वो जो पहला जीन है उसके प्रोटीन ने दूसरे की प्रोटीन में जाके फिट होना हो, या उसके ऊपर जाके अटैच होना हो, तो उसको आप एपिस्टेसिस कहते हैं। प्लियोट्रॉपी में किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, वो चैनल खराब हो, प्रोटीन ना बने, आपका कोई और ऐसे गड़बड़ हो, तो वो प्लियोट्रॉपी होती है। जी, मजीद क्लियर करना है तो क्वेश्चन बता दीजिए। और तो यहां पर जो है वो हमें प्लियोट्रॉपी एपिस्टेसिस का भी पता लग गया कि ये क्या चीजें हैं। इसके बेटा क्या पता लगा हंसा का? जवाब नहीं आया। अब देखिए, कुछ खास किस्म के डॉग्स होते हैं जिनको कहते हैं लेब्राडोर्स। बड़े ही खूबसूरत डॉग्स होते हैं ये। इनकी स्किन का कलर जो है ना वो एक होता है ब्लैक और एक होता है ब्राउन। ठीक। ब्लैक और ब्राउन जो है ये पिगमेंट्स होते हैं। ब्लैक जो है उसकी जीनोटाइप ऑब्वियसली ये है, और जो ब्राउन है उसकी जीनोटाइप जो है वो ऑब्वियसली ये है। ठीक है। लेकिन अब इनके ऊपर एक और जीन होता है जो इनकी फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट करता है। वो क्या करता है? वो वही रिसेप्टर बनाता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। वो वही वाला रिसेप्टर बनाता है। जैसे आप कहते हैं कि वो जीन है ई। ठीक है। अब उसकी जीनोटाइप ऑब्वियसली ई ई ई स्मॉल ई और स्मॉल ई। ठीक है। अब ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि जब ई जीन रिसेप्टर नहीं बनाएगा, इस केस में रिसेप्टर नहीं बनाएगा, तो जो बी ब्लैक फर जिसकी होगी उसका कलर कुछ और अपीयर होगा। उसका कलर जो है वो ब्लैक अपीयर नहीं हो सकता। ब्लैक अपीयर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका जो कलर है वो बेसिकली जिसको आप कहते हैं कि उसके जो पिगमेंट जुड़ने थे जाके वो नहीं जुड़े, और जब वो पिगमेंट नहीं जुड़े तो ऐसे केस में फिर जो है वो अपना कलर यहाँ शो नहीं कर सकेगा। ये देखिए द डोमिनेंट, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है there is more to the story. A second gene determines whether or not pigment will be deposited in the hair. बालों में डिपॉजिट होगा कि नहीं। द डोमिनेंट एलील सिंबलाइज्ड बाय ई रिजल्ट्स इन डेपोजिशन ऑफ आइदर ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट। अब देखिए, ब्राउन पिगमेंट में भी स्मॉल बी ने प्रोटीन तो बनानी है ना, चाहे वो रिसेसिव है, लेकिन स्मॉल बी की प्रोटीन बनेगी। मैंने अभी आपको कहा था प्रोटीन रिसेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन ना बने। ठीक है, प्रोटीन तो बनेगी स्मॉल बी की, लेकिन जब तक ई नहीं होगा तब तक उसकी फिनोटाइप शो नहीं होगी। तो ये एपिस्टेसिस है जिसमें रिसेप्टर के ऊपर जाके जुड़ के अपनी फिनोटाइप शो करनी होती है। तो ये एपिस्टेसिस है। ठीक हो गया? सॉरी, इसमें जो है वो एक यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात भी आ जाती है। अच्छा चलें, एक छोटी बात और कर लेते हैं। आज आज ही खत्म कर लेते हैं उस बात को, कल उसको मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म उसका मैं कल बता दूंगा। मुझे बताइए व्हाट आर मल्टीपल एलील्स? एक उसको क्या, दोबारा स्टेटमेंट बोलिए, स्टेटमेंट थोड़ी गलत हो गई आपकी। एक जीन के दो से ज्यादा डोमिनेंट एलील होते हैं। ठीक है। वन जीन हैज मोर देन वन डोमिनेंट एलील। क्योंकि आपको पता है आमतौर पे एलील डोमिनेंट एक ही होता है ना। मेंडेलियन केस क्या है? मेंडेलियन केस में तो कैपिटल ए है।
और स्मॉल ए है, ठीक है। अब जहां पर भी डोमिनेंट होगा कैपिटल ए ही होगा, वो एक ही एलील है। देखिए एवोल्यूशन में एक बात ध्यान में रखिए कि ऑल म्यूटेशंस डू नॉट रिजल्ट इन अ रिसेसिव एलील, डू नॉट रिजल्ट इन अ रिसेसिव एलील, ऐसा नहीं होता। समटाइम ये होता है कि इंस्टेड क्रिएट्स मोर देन वन डोमिनेंट एलील, क्रिएट्स मोर देन वन डोमिनेंट एलील, यानी एक से ज्यादा जो है वो डोमिनेंट एलील बन जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको जो है वो एक बुक का हवाला दूंगा जिसके हवाले से मुझे कभी भी ये नहीं रहा, उस बुक के बारे में खुशगुमानी नहीं रही, लेकिन ये मैं बात यहाँ पर कन्फेशन दे रहा हूँ कि ये आर्टिकल उस बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और वो है पीएस वर्मा, ठीक है। जो हमारा आई जीन होता है ना, इसकी मेंडल के मुताबिक सिर्फ दो इसके एलील्स होने चाहिए थे, कैपिटल आई और स्मॉल आई, लेकिन म्यूटेशन के बाद मल्टीपल डोमिनेंट एलील बनने की वजह से आई ए, आई बी, आई अल्फा, बीटा, गैमा, इस तरह के एलील्स जो हैं वो इसके बन चुके हैं, जिनमें डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा डिपेंड करता है। जैसे सबसे ज्यादा बनाने वाली प्रोटीन की सकत जिसमें होती है वो आई ए होता है, फिर आई बी होता है, फिर अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गैमा होता है। इसका मतलब है अगर आई ए और आई अल्फा एक ब्लड में जमा हो रहे हैं तो उस ब्लड का जो आपको असल में जो आपको उसकी फिनोटाइप मिलेगी वो ए ब्लड ग्रुप मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें गैमा जो है उसकी जो उसका जो एलील होगा वो बहुत कम बनाएगा प्रोटीन, और ए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। अब यहां पर ज्यादा बनाएगा। अब यहां पर जो केस है असल में वो क्या है कि मल्टीपल एलील्स में होता क्या है कि अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये एक एक जिस्म में आ गया तो ये अपना काम करेगा, अगर ये एक जिस्म में आ गया तो ये अपना काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों आ गए तो दोनों हमें फिनोटिपिकली एक ऐसा इफेक्ट शो करते हैं जिसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी में ऐसे एलील्स आ जाएं जो दोनों अपने आप को ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दें और वो आपको नजर भी आए, ऑलमोस्ट अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दें और वो आपको नजर भी आए, तो उसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। अब आई ए और आई बी में ये जीनोटिपिकली भी कोडोमिनेंट है, फिनोटिपिकली भी कोडोमिनेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत से ऐसे एलील्स हैं जो जीनोटिपिकली तो कोडोमिनेंट हैं, फिनोटिपिकली कोडोमिनेंट नहीं, ठीक है। मिसाल इंशाल्लाह कल देंगे। तो जब जीन जीनोटिपिकली भी कोडोमिनेंट हो और फिनोटिपिकली भी कोडोमिनेंट हो तो उसको आप कोडोमिनेंस जो है वो उसको नाम देते हैं। ये हो गया। अब ऐसे केस में इन सब को क्या नाम दिया जाता है, ये अब आपके लिए शायद नई बात हो, इन सब को नाम दिया जाता है एलीलोमॉर्फ्स, यानी एक एलील की कई किस्में, इन सबको एलीलोमॉर्फ्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी डिटेल जो है वो कल देखेंगे। जी बेटा कोई सवाल है तो बताइए। हम्म। वो रिसेसिव काउंट होगा।